नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। रविवार का दिन, घड़ी में बज गए 11:15। गर्मी बहुत है। गर्मी अब तक आपके शहर भी पहुंच चुकी होगी, लेकिन मौसम से इतर एक जगह गर्मी और है। वो गर्मी है इस समय अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में। इसका असर यूरोप में भी दिख रहा है, इसका असर भारत में भी दिख रहा है। भारत में भी आपने देखा सरकार अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही है। अमेरिका में तो बेल आउट देने की कोशिशें शुरू हो गई, दिए भी जा चुके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो एसबीवी बैंक था जिससे ये बात शुरू होती है, ये करता क्या था? ये ऐसा कौन सा काम करता था कि भाई कर्ज लेना कर्ज देना तो बैंक का सीधा सीधा काम है। ये ऐसा क्या काम करता था जो इसके डूबने की नौबत आ गई? एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि एक साल पहले ये बैंक $2 बिलियन के प्रॉफिट पे बैठा था। एक साल में ऐसा क्या बदल गया? एक साल में ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इतने प्रॉफिट में बैठे बैंक की डूबने की नौबत आ गई, उससे बचाने की नौबत आ गई? तो आज के इकोनॉमिकम में आप एसबीबी पर पूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। अंशुमान जी ने बिल्कुल तार तार अलग कर दिया, रेशा रेशा अलग कर दिया। क्या बैंक था, क्या करता था, क्यों संकट में फंसा, अब उभरेगा नहीं उभरेगा और आगे इसका क्या असर होगा, यही 5 बातें हैं। ये पांचों बातें आज हम आपको बता के जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिकम में और कुछ भी खास है। क्या खास है बताते हैं आपको। तो शुरुआत होगी अर्थात से। अर्थात का विषय मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके सवाल और जवाब। सवाल जवाब आज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बड़े सवाल आए, अच्छे सवाल आए जिनको विस्तार से समझना जरूरी है, वो अंशुमान जी समझाएंगे। उससे भी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इनकम के खाने में। इनकम वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेखांकित कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मनी 9 की एक ऐसी पहल है जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था। क्या था वो आपको तब तक रुकना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। और चलते चलते आज अंशुमान जी बताएंगे एक खास वेब सीरीज़ के बारे में। वो वेब सीरीज़ जो उन्होंने हाल में देखी और वो चाहते हैं कि उनको फॉलो करने वाले उनके दर्शक, मनी 9 के दर्शक, वो सीरीज़ देखें क्योंकि वो सीरीज़ इतनी अच्छी है। एक चीज़ मिस है, किस्सों के सिक्के। वो क्यों मिस है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार ये रनडाउन हर बार बताते तो किस्सों के सिक्के भी बताते, इस बार नहीं बताया। मिस है, क्यों मिस है वो भी अंशुमान जी से पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं आया। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंशुमान सर का। सर बहुत स्वागत है आपका आज के इकोनॉमिकम में। पिछले इकोनॉमिकम की प्रतिक्रिया पे आपकी कोई टिप्पणी? पिछले इकोनॉमिकम में बहुत सारे सवाल भी आए और बहुत सारे लोगों ने जो अपने कमेंट किए वो प्रोत्साहित करने वाले थे, क्योंकि जिस तरीके की चुनौती क्लाइमेट चेंज को लेकर आर्थिक रूप से हमारे सामने दिख रही है, बन रही है, उसके लिए भारत की सरकारें कितनी तैयार हैं, इस पर लोगों की उत्सुकता दिखाई दी। और ये सब चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं, हमारी थाली के आसपास, हमारे जीवन के आसपास, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन खबरों की दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार से है। एक तरफ बादल रूठ रहे हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, ओले की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बैंक लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, स्टार्टअप डूब रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। तो हम मौसम से बाहर निकलकर, क्योंकि मौसम पर हम बने, मौसम से बाहर निकलकर हम आपको शेयर बाज़ारों के स्टार्टअप के मौसम की तरफ ले चलते हैं, जहां मौसम और ज़्यादा ख़राब है। चलिए, स्टार्टअप की बात हो रही है और आप लगातार सुनते भी रहते होंगे, तो आपने वेंचर कैपिटलिस्ट नाम का एक शब्द सुना होगा, वेंचर कैपिटल सुना होगा। वेंचर कैपिटल कौन होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो स्टार्टअप्स को दी जाए। आपने भी सुना होगा कि हाँ भाई वेंचर कैपिटल तो सुना है। लेकिन इस बार के इकोनॉमिकम की शुरुआत, अर्थात की शुरुआत अंशुमान जी एक खास शब्द से कर रहे हैं। वो शब्द है वेंचर डेट। मेरे लिए भी ये शब्द नया था, निश्चित तौर पर आपके लिए भी नया होगा, क्योंकि वेंचर कैपिटल तो सुना, वेंचर डेट जनरली नहीं सुना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सर ये वेंचर डेट क्या है? हाँ, क्या आपने वेंचर डेट के बारे में सुना है? डेट का मतलब तो कर्ज, आप जानते ही होंगे। आप भी कहेंगे, ऐसा शुभम ने कहा, आप भी कहेंगे कि वेंचर कैपिटल के बारे में तो सुना था। वेंचर डेट शब्द भी कहीं उड़ता हुआ आपके कानों के आसपास से गुजरा होगा, ये लफ्ज़ चला होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आप वेंचर कैपिटल शब्द के प्रभाव में इतने ज़्यादा थे कि वेंचर डेट के बारे में शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अगर आपने वेंचर कैपिटल के बारे में सुन रखा है, क्योंकि सुना ही होगा, स्टार्टअप की दुनिया कम से कम 10-12 साल पुरानी हो चुकी है। एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी, बूटस्ट्रैपिंग, वेंचर कैपिटल, ये शब्द हमारे ज़बान पर चढ़ चुके हैं। तो आपको पता होगा कि ये वेंचर कैपिटल या ये पूंजी उन कारोबारों में लगाई जाती है जहां घाटे ही मुख्य कारोबार हैं, जहां उस आइडिया को फंड किया जाता है, उस विचार को फंड किया जाता है, उस योजना को फंड किया जाता है, जिसके भविष्य में बहुत बड़ा होने की संभावना है, जिसके भविष्य में फेसबुक हो जाने की संभावना है, भविष्य में अमेज़ॉन हो जाने की संभावना है। ऐसे कारोबार मुख्यतः भविष्य में बड़े, ऐसे निवेश जब लोग करते हैं तो भविष्य में बड़े मुनाफों की उम्मीद पर टिके होते हैं। इंटरनेट इकॉनमी में 10-12 साल बाद अरबों बरसने लगेंगे, ये जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं के आधार पर स्टार्टअप खड़े होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी सरप्लस पूंजी, बची हुई पूंजी, दुनिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दुनिया के बैंकर्स अपनी बची हुई सरप्लस पूंजी यहाँ लगाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि स्टार्टअप
का कारोबार ऐसे ही होता है। आप कहेंगे कि ठीक है, किसी का अपना पैसा है, वो जहाँ लगाए, डूबे तो डूबे, क्योंकि उसने सोच कर लगाया कि स्टार्टअप फेल होगा। स्टार्टअप की दुनिया में कहा जाता है 70% स्टार्टअप फेल होते हैं, 30% चलते हैं, 29% में ही एक ऐसा होगा जो आपको अरबपति बना देगा, आपकी पूंजी की कीमत 3-4 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी बढ़ा देगा। आप भी कहेंगे किसी का अपना पैसा, उसका जोखिम स्टॉक मार्केट में लगाया या क्रिप्टो में, वो वेंचर कैपिटल में लगाया या प्राइवेट इक्विटी में, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप कहेंगे वेंचर डेट क्या है, ये वेंचर कर्ज कहाँ से आया, स्टार्टअप को मिलने वाला कर्ज क्या आया? दरअसल यही वो जहर है जिसे चाट कर सिलिकॉन वैली बैंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है। वे स्टार्टअप दुनिया के जिन्हें पूंजी नहीं मिल रही थी, पूंजी की कमी से संकट में फंस चुके थे, क्योंकि दुनिया में मंदी की संभावना थी, ब्याज दरें महंगी हो रही थी, उन पर ट्रस्ट और भरोसा करने वाले जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे वो उनमें से निवेश वापस खींच रहे थे या नया निवेश नहीं दे रहे थे, सेकंड थर्ड राउंड की फंडिंग नहीं दे रहे थे। भारत में तो लिस्टेड कंपनियों में भी, स्टार्टअप कंपनियों में भी उनके निवेशक बाजार में शेयर बेचकर बाहर चले गए। उस स्थिति में कई सारे बैंक ऐसे थे, कुछ बैंक ऐसे थे जो उन्हें कर्ज दे रहे थे, जहां लोग पूंजी लगाने को तैयार नहीं थे, जिन स्टार्टअप्स में उनको कर्ज दिया जा रहा था, और वो भी उस पैसे से कर्ज दिया जा रहा था जो डिपॉजिटर्स ने उनके पास रखा है, जो अमेरिका के या यूरोप के जमाकर्ताओं के डिपॉजिटर्स की मनी उनके पास रखी हुई थी। कहानी वेंचर डेट की यहाँ से शुरू होती है। लेकिन सर ये बड़ी अजीब सी बात है, हम भारतीयों की जो समझ है वो तो ये समझ है कि बैंक बहुत ठोक बजा के कि भैया रिटर्न की गारंटी होगी तब पैसा देते हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं थोड़े बहुत एनपीए हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत क्या बड़े अंबार लग जाता है एमबीओ का। फिर ऐसा कैसे हो रहा था कि उन स्टार्टअप्स को कर्जा दिया जा रहा था जो नुकसान में है? हाँ, और इसके लिए हमको ये परिदृश्य समझने के लिए हम थोड़ी देर तुलसीदास से मिलते हैं। तुलसीदास ने अयोध्या कांड में एक बड़ा दिलचस्प दोहा लिखा है, बहुत ही दिलचस्प दोहा है, जो हमारे अपने आसपास के जीवन से जुड़ता है। ये प्रसंग है दशरथ के निधन के बाद, जब दशरथ का अंतिम संस्कार हो जाता है और अयोध्या के सारे ज्ञानी गुणीजन मिलकर भरत को इस बात के लिए समझाते हैं कि तुम राज्य ग्रहण कर लो, क्योंकि दशरथ ने इसीलिए प्राण त्यागा था, कैकेयी को दिया हुआ वचन था। तो एक वचन को मानकर राम वन में चले गए, दूसरा वचन था तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाना, तो बात खत्म करो, तुम राज सिंहासन संभालो। और वो 14 साल के लिए जंगल गए हैं। अब जो होना था, जो भवितव्य था, वो हो गया है। तो भरत इस सलाह से, और सलाह देने वाले भी कौन लोग हैं? सलाह देने वाले लोग भी अयोध्या के सब गणमान्य लोग हैं, गुरु हैं, माताएं हैं, सचिव हैं जो ये सलाह दे रहे हैं। इस सलाह से बेहद क्षुब्ध होकर भरत एक दोहा बोलते हैं। तुलसी ने वो दोहा लिखा है, भरत के माध्यम से कहलाया है। उस दोहे का दोहा मैं पढ़ता हूँ और आपको उसका मतलब समझाता हूँ, वहाँ से आपको इन स्टार्टअप्स की और बैंकों की समस्या समझने में मदद मिलेगी। तुलसी ने लिखा कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहाऊ काहा उपचार। मतलब ये कि जिसे कुग्रह लगे हों, जिसके ग्रह ही खराब चल रहे हों, अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हो, या जिसको कोई बाधा लगी हुई हो, ऊपर से उसको वात रोग हो गया हो, फिर उसके बाद उसी को बिच्छू डंक मार दे और फिर उसके बाद उसको आप शराब पिला दीजिए, उसके बाद फिर आप पूछिए कि इसका उपचार क्या होगा। अब आप कुछ समझे यहाँ पे, एक तो डूबते हुए स्टार्टअप, जो लगी हुई पूंजी वही स्वाहा हो गई। देखिए भारत में स्टार्टअप में लिस्टिंग के बाद प्राइसेस क्या हो गए। माकायोशीशन, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े बड़े निवेशक जो वर्षों से स्टार्टअप्स को पूंजी दे रहे थे इस उम्मीद में, वो बाहर निकलने लगे, हाथ खींचने लगे। दुनिया में जितने बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। मतलब जो एंजल इन्वेस्टर, जो बड़े देवदूत बन के आए थे, उन्होंने अपने को पीछे कर लिया। मंदी का खतरा सर पर टंगा हुआ, ऊपर से कर्ज महंगा हो रहा है, यानी जो बैंक जिस लागत पर कर्ज जुटाते हैं या जो कर्ज उनको मिलता है वो भी महंगा हो रहा। और इस बीच वेंचर कैपिटलिस्ट की जगह वेंचर डेट आकर खड़ा हो गया। यानी वो जिन्हें जो ग्रह ग्रहित थे, जिनके ग्रह ही खराब चल रहे थे, उनको वात रोग भी था, उनको बिच्छू ने भी मार दिया था, उन्हीं कंपनियों को बैंक ने कर्ज देना शुरू कर दिया। और ये समस्या, ये संकट है जहां से सिलिकॉन वैली बैंक की पूरी समस्या का सिरा हम पकड़ सकते हैं। वेंचर डेट जो पिछले 2-3 साल में उभरा और दुनिया के रेगुलेटर्स को समझ में ही नहीं आया कि अचानक ये हो क्या रहा था हमारे नाक के नीचे, कि जहां कैपिटल का पर रिस्क लिया जा रहा था वहां डिपॉजिटर्स की मनी पर जोखिम लिया जाने लगा। इस मौके पर सर आप कह रहे हैं कि आपको 2 अर्थशास्त्री एक साथ याद आ रहे हैं, क्या नाम है उनके और वो क्यों याद इस मौके पर आ रहे हैं? यकीनन मुझे 2 अर्थशास्त्री एक साथ इसलिए याद आ रहे हैं कि दोनों अर्थशास्त्री इतिहास के 2 अलग अलग युगों में हुए। आप इस दौर को सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने को और संकट को दुनिया के बाजारों के लिए गालब्रेथ और मिन्स्की मूवमेंट कह सकते हैं।
ये पहला मौका है जब दो अलग अलग युग में हुए अर्थशास्त्री एक साथ सही साबित हो रहे हैं। वो अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं है जो हमेशा, ये दोनों लीक से हटकर अलग खड़े हुए अर्थशास्त्री थे, जो हमेशा वास्तविकताओं पर, आंकड़ों पर नहीं, तमाम तरीके की संभावनाओं पर नहीं, बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी अर्थव्यवस्था के बारे में बताते थे। तो एक है इसमें जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ और दूसरे हैं हाइमन मिन्स्की। जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ के बारे में आप सुन चुके हैं, हम लोग एक इकोनॉमिकम के एपिसोड में बात कर चुके हैं। हम एक एपिसोड में बात कर चुके हैं जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ के बारे में। जब हम इंटरनेट इकोनॉमी पर बात कर रहे थे, उसका लिंक आपको, अगर आप और भी विस्तार से जानना चाहते हैं कि गाल्ब्रेथ क्यों रेलेवेंट है, उनकी बेजल थ्योरी क्यों हमारे लिए प्रासंगिक है, तो उसे आप, उसका लिंक इस वीडियो के साथ मिलेगा, आप उसे आप देख सकते हैं। फिर भी हम बताते चलते हैं कि गाल्ब्रेथ 1940 के दशक में फॉर्च्यून मैगजीन के एडिटर थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, जॉन एफ कैनेडी के एडवाइजर थे, 60 के दशक में भारत में अमेरिका के राजदूत भी रहे थे। गाल्ब्रेथ ने किताब लिखी थी द ग्रेट क्रैश ऑफ 1929 के ग्रेट क्रैश पर किताब लिखी थी। गाल्ब्रेथ ने अपनी इस किताब में 1929 में बताया था, जब इंटरनेट इकोनॉमी कहीं नहीं थी, जब कहीं स्टार्टअप्स नहीं थे, उस सब 1929 में उन्होंने बताया था, जब तक कि इंटरनेट का और बाकी तकनीकों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया, और तब जो डूबने वाले थे वो बैंक ही थे, क्योंकि उस समय बैंक ही डूबे थे, जहां से ये पूरा सिद्धांत निकला था। गाल्ब्रेथ ने बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसे कारोबार हैं जिनकी कृत्रिम वैल्यू क्रिएट की जाती है, जिनकी आर्टिफिशियल वैल्यू क्रिएट की जाती है। लंबे समय तक लोगों को उस नकली मूल्य में, उस नकली बढ़ोतरी में, कीमत में भरोसा दिया जाता है। गाल्ब्रेथ ने इस कारोबारी मॉडल के लिए बेजल शब्द का प्रयोग किया था। गाल्ब्रेथ की बेजल थ्योरी काफ़ी प्रसिद्ध है। बेजल शब्द अंग्रेजी के इम्बेजलमेंट से बना है, जिसका मतलब है ठगी, गबन, पैसों की चोरी। अंग्रेजी शब्दकोशों में भी बेजल का अर्थ लूट या ठगी जैसा ही मिलता है। गाल्ब्रेथ ने कहा था कि ऐसे इस तरीके के कारोबार एक समय के बाद ढहते हैं, और जब ढहते हैं तो बड़ा नुकसान चारों तरफ होता है। गाल्ब्रेथ की बात जहां खत्म होती है, गाल्ब्रेथ ने जहां बताया था, यानी बेजल की संभावनाओं के आधार पर केवल, उम्मीदों के आधार पर केवल, बड़े सपनों के आधार पर किसी कारोबार की कीमत तय करना एक किस्म का फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। इस बात की चेतावनी जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ ने अपनी बेजल थ्योरी में 1930 के दशक में दी थी। बेजल जहां खत्म होते हैं, हाइमन मिन्स्की उसके आगे से शुरू होते हैं। हाइमन मिन्स्की ने एक थ्योरी दी दुनिया को, जो कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी थ्योरी है। दरअसल हाइमन मिन्स्की दुनिया में बैंकिंग संकटों की जड़ को समझने की कोशिश करते थे, जो कि संकटों की जड़ समझने की कोशिश अर्थशास्त्री कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बेजल वाली थ्योरी है, जिसमें कि आप उस तरीके की चर्चाएं करें जिन चर्चाओं में बड़ी संभावनाएं जा सकें, उसके बजाय वास्तविकताओं से थोड़ा बचा जाए। पर मिन्स्की उन वास्तविकताओं से जूझते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे, और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थ्योरी में लिखा था कि ये मिन्स्की ताज़ा 1980 के दशक की बात है, उन्होंने लिखा था कि बैंकों की याददाश्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। उनका मानना था कि दुनिया में सबसे कमजोर याददाश्त वाला कोई कारोबार है तो बैंकिंग है, क्योंकि बैंक कर्ज देने के धंधे में, और इस काम में वो इतना ज़्यादा जोखिम ले लेते हैं कि किस्म का पूंजी फिनांस शुरू हो जाता है। इस शब्द का प्रयोग हाइमन मिन्स्की ने पूंजी फिनांस के लिए किया था, कि बैंक्स ही दुनिया में पूंजी फिनांसिंग शुरू करते हैं। वो इस एक संकट से नसीहत लेकर सीखते नहीं, जैसे 2008 का संकट बहुत पुराना नहीं है, लेकिन एसबीबी बैंक ने जो किया, या बाकी जो हमें दिखाई दे रहा है जो क्रेडिट सुई में हो रहा है, उस संकट से नसीहत लिया हुआ नहीं है। चूँकि बैंक कर्ज ही देने के धंधे में, और उन्हें कर्ज से ही कमाई करनी है, तो वो इसमें पिछली नसीहतें भूलकर एक किस्म का पूंजी फिनांस शुरू कर देते हैं। ऐसे कारोबारों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं जिनका कुछ तुक ताल नहीं, जिनका आपके भविष्य की कोई संभावना नहीं है। पूंजी शब्द से आप परिचित होंगे। पूंजी का मतलब है फर्जीवाड़ा। ये शब्द बना था एक व्यक्ति से जिसका नाम था चार्ल्स पूंजी, जो इटली का था और अमेरिका में ठग था, जिसने एक धोखाधड़ी की स्कीम निकाली थी, जिसमें आनन फानन में लोगों को करोड़पति बनाने का वादा किया गया था, और उसे लूट लिया गया था। काफ़ी लोगों को लूटा गया था। मिन्स्की ने यह बताया कि पूंजी फिनांस में बैंक इस सीमा तक कर्ज बांट डालते हैं कि जब संकट आते हैं तो बैंकों को डूबना ही होता है, क्योंकि बैंक ही ऐसा कर रहे होते हैं और उन्हें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। मिन्स्की को गए करीब 24 साल बीते होंगे मिन्स्की को, और गाल्ब्रेथ और मिन्स्की का पूंजी और बेजल, पूंजी फिनांस और बेजल हमारे सामने एक साथ खड़ा हुआ है। यहाँ वेंचर डेट की तरफ हम वापस लौटे तो हमें समझें कि यहाँ गाल्ब्रेथ और मिन्स्की की चेतावनियाँ एक साथ मिल जाती हैं। अब अमेरिका के रेगुलेटर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अखबार ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि
अपने डूबने से पहले सिलिकॉन वैली बैंक के प्रमुख अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे थे, जबकि उसके पीछे क्या हो रहा था ये उन्हें पता था, उन्हें जानकारी थी। मूडीज की तरफ से उनको फोन किया जा चुका था कि आपके डेट की प्राइसेस गिर रही हैं और आपको नुकसान होने वाला है। और लेकिन भविष्य की संभावनाओं के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण था एसवीबी बैंक का, क्योंकि एसवीबी बैंक फ्यूचर फिनांसर था माना जाता था। आज भी एसवीबी बैंक की अगर वेबसाइट चल रही हो तो उस पर जाके देखें तो वेंचर डेट उनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो के तौर पर दिखाई देता है। वो भविष्य की संभावनाओं पर इतनी बात कर रहे थे, इतनी सारी बात कर रहे थे कि उन्हें यही नहीं पता था कि वास्तविकता में वर्तमान में उनके बैंक के साथ क्या हो रहा है। अब हमें समझना होगा कि यहां से हमें समझना होगा कि गाल्ब्रेथ और मिन्स्की जो हमें सिखा कर गए थे, जो बता कर गए थे, वो हो क्या रहा था। सिलिकॉन वैली बैंक ऐसा क्या कर रहा था जिससे 24 घंटे में अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बगैर देर किए इस बैंक को बंद कर दिया, इसके ऊपर रिसीवर बिठा दिया और 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका में पहला बैंकिंग हादसा हो ही गया सामने देखते हुए, जबकि 2008 के वित्तीय संकट से मारा गया था। अब ऐसा कभी नहीं होगा, इससे बड़ी नसीहतें ली गई। तो सर अब बात शुरू करते हैं एसवीबी बैंक से। ये हो गया, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इस बैंक को दरअसल क्या हुआ? सिलिकॉन वैली शुभम दुनिया के भविष्यवादियों का गढ़ है। दुनिया के सबसे भविष्यवादी आपको सिलिकॉन वैली में मिलेंगे। आप कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में जाएं, लोगों से बात करें तो हमेशा आपको आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद तकनीकें कैसी होंगी इस पर बात करते दिखाई देते हैं। उसी में वो निवेश करते हैं, वही वो ज़िंदगी जीते हैं और उसी को वो सोचते हैं। इन तकनीकों पर बनती हैं कंपनियाँ, इन कंपनियों में वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा लगाते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक इस एरिया का सबसे बड़ा बैंक था, लेकिन फिर भी ये मानना जरूरी है कि सिलिकॉन वैली बैंक इतना बड़ा भी बैंक नहीं था कि इससे शेयर बाजार ऐसे दहल जाते हैं कि आपको अमेरिका के बैंकिंग इंडेक्स में और यूरोप के बैंकिंग इंडेक्स में रिकॉर्ड गिरावट दिखाई दे। अमेरिका के बैंकों की तस्वीर इतनी बुरी हो जाए कि अचानक बाजार में बैंकिंग संकट फैल जाए। हुआ ये कि करीब $209 अरब का एसेट बेस है सिलिकॉन वैली बैंक का। ये अमेरिका के बैंकों की सूची में 16वें नंबर का बैंक है। जेपी मॉर्गन की तुलना में देखें, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, उसकी तुलना में तो इस बैंक की संपत्ति केवल 5-5.5% के आसपास है, 6% से भी कम है। जेपी मॉर्गन का आकार इतना बड़ा है और इसीलिए जेपी मॉर्गन ने बेल आउट दिया है इस बैंक को। ये सूचना अब तक आप पहुंच चुकी होगी। उस जेपी मॉर्गन उस कंसोर्टियम का हिस्सा है जिन प्राइवेट बैंकों के कंसोर्टियम ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को अभी बेल आउट दिया है। लेकिन इसके डूबने से, इसके संकट से पूरा बैंकों का मोहल्ला ही अंधेरे में डूब गया। जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, आप बैंकों का नाम लीजिए, यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबके स्टॉक्स बुरी तरह टूटे, चारों तरफ संकट हुआ। ऐसा क्या हुआ? सिलिकॉन वैली बैंक करता क्या था? सिलिकॉन वैली बैंक बाकी बैंकों की तरह काम करता था, अन्य बैंकों की तरह आम लोगों से डिपॉजिट जुटाता था। सिलिकॉन वैली में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहें इसी बैंक से निकलती थी। उनके वहाँ काम करने वाले स्टार्टअप्स, तमाम कंपनियों के अकाउंट्स यहाँ थे जहाँ से वो तनख्वाहें, अपने निवेश, अपने पेमेंट्स इनके जरिए करती थी। इनके जरिए बाकी जिसे बैंक कर्ज देते हैं ये भी कर्ज देता था और जो सरप्लस फंड्स होते थे उनको अमेरिका की सरकार के ट्रेजरी बिल्स में निवेश करता था। अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी बिल दुनिया में सबसे अच्छे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। जब अमेरिकी बॉन्ड की कीमत गिरने लगी यील्ड बढ़ने के कारण, तो इसकी बैलेंस शीट में नुकसान दिखने लगा। पर इसकी बैलेंस शीट की तरह से आप कहेंगे सारे बैंकों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि सारे बैंकों ने निवेश कर रखा था अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में। तो एसवीबी बैंक के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ, कितना सारा नुकसान होने लगा? जैसा शुभम ने आपको शुरुआत में बताया कि 1 साल पहले तो $2 बिलियन का मुनाफा था इस बैंक के पास, 1 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया? लेकिन जब ज़्यादातर निवेश एसवीबी बैंक ने छोटी अवधि के बांडों में करने की कोशिश की, जब संकट के संकेत 6 महीने पहले मिले, लेकिन नए कर्ज उठाने की कोशिश से पहले परिस्थितियां एकदम लड़खड़ा गई। वो इसलिए नहीं लड़खड़ा गई कि बॉन्ड्स में लगा हुआ निवेश ही डूबने लगा था, बल्कि बैंक के अंदर कुछ और भी हो रहा था। इस सूचना को मिलने के बाद कंपनी के प्रवर्तक, ऐसा माना जाता है कि सूचना में जब तक घोषणा हुई तब तक कंपनी के प्रवर्तकों ने अपने शेयर बेचने भी शुरू कर दिए थे और जिस हफ्ते ये संकट शुरू हुआ उस हफ्ते के में 2 दिन में इसका शेयर 84% गिरा और फिर उसके बाद इसे डिपॉजिटर्स के हवाले कर दिया गया। ये है किस्सा इस बैंक के भीतर का। अगर आप इसकी बैलेंस शीट को एक नज़र में देखें शुभम, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बैंक संकट में फंसने वाला था। इस बैंक की परिस्थिति किसी बेयर स्टर्न्स जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी बैंक के भीतर कुछ बड़ी समस्याएं थीं जो हमें वेंचर डेट से जुड़ी हुई दिखाई देती। सर ये समस्याएं क्या थी? जो आपने कहा कि नॉर्मल बैंकों की तरह ये भी काम कर रहा था कि ठीक है नॉर्मल बैंक भी ट्रेजरी में पैसा लगाते हैं, पैसा उठाते हैं डिपॉजिटर से
आगे बांट देते हैं। फिर ये ऐसा क्या कर रहा था कि और नहीं डूबे, ये डूब गए। और यहीं से हम वेंचर डेट पे आते हैं, क्योंकि ये संकट समझने के लिए हमें वेंचर डेट की तरफ लौटना पड़ेगा। सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता था, अभी आंकड़े आप ध्यान से देखिए। ये अमेरिका का इकलौता लिस्टेड बैंक था। लिस्टेड का मतलब पूंजी बाजार में सूचीबद्ध बैंक था, जो पूरी तरह स्टार्टअप के साथ वित्तीय लेन देन करता था। ताजी जानकारियों के आधार पर भारत के स्टार्टअप्स के $1 बिलियन के एक्सपोजर इस बैंक में, यानी भारत में सिलिकॉन वैली बैंक का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, पर भारत के स्टार्टअप $1 बिलियन डॉलर के ट्रेड में, बिजनेस में, निवेश में या पैसा रखने में सिलिकॉन वैली बैंक के साथ थे। अमेरिका के आधे से ज़्यादा वेंचर कैपिटल बेस्ड स्टार्टअप इससे जुड़े हुए थे 31 साल के इतिहास में 31 साल पुराना बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक। 35,000 से ज़्यादा स्टार्टअप इसके साथ कारोबार कर चुके थे। 2022 में 2500 स्टार्टअप्स को इस बैंक ने कर्ज दिया था। ध्यान से सुनिएगा, 2500 स्टार्टअप्स को इस बैंक से कर्ज मिला था। और दुनिया में 850 वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड इसके ग्राहक थे। यानी हमें पता भी शायद नहीं हो, कम लोगों को पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी बैंक था जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसे जोखिम भरे कारोबारों को कर्ज दे रहा था, जहां वेंचर कैपिटलिस्ट अपना सरप्लस पूंजी लगाते हैं। सिलिकॉन वैली उन कारोबारों को पैसा देता था जिनका घाटे होने ही थे, जिनका कारोबारी मॉडल ही घाटों का था। ये स्टार्टअप को कर्ज देता था। अब आप स्टार्टअप को कर्ज सुनकर चौंकेंगे। स्टार्टअप को कर्ज कौन देता है? स्टार्टअप को तो कैपिटल मिलती है, स्टार्टअप को तो पूंजी दी जाती है, लेकिन इनको कर्ज ही नहीं देता था, इनमें पूंजी लगाने वालों को भी कर्ज देता था। यानी अगर आप प्राइवेट इक्विटी कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर किसी कंपनी में इक्विटी लेना चाहते हैं, तो आप सिलिकॉन वैली बैंक से कर्ज ले सकते हैं और वो इक्विटी वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी इक्विटी उस स्टार्टअप की इक्विटी भी प्लेस कर सकते हैं कर्ज लेने के लिए। इस काम में सिलिकॉन वैली बैंक सामने था। आप कहेंगे कि स्टार्टअप अमीरों की सरप्लस पूंजी पे चलते थे, बैंक इस आइडिया पर जोखिम क्यों लेने लगेंगे? लेकिन बैंकों की तो जिम्मेदारी ये है कि वो जो डिपॉजिट जमा करते हैं उस पर सुरक्षा और रिटर्न की गारंटी लें और ऐसे कारोबारों को कर्ज दें जहां से उन्हें अच्छे रिटर्न मिल सकते हो, जहां से उनको ब्याज दरों में अच्छी बढ़ोतरी हो। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है वेंचर डेट की, जो बीते 2 साल में इतनी तेज़ी से उभरा और पूरी दुनिया में छा गया कि बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाए। छोटे तौर पर वेंचर डेट पहले चलता था, लेकिन महामारी के कदम पड़ने के बाद, मंदी लौटने के बाद और वेंचर कैपिटल टूटते जाने के बाद, यानी स्टार्टअप में जो पूंजी आ रही थी उसके घट जाने के बाद 2020 से दुनिया भर में स्टार्टअप को कर्ज देने की जैसे होड़ लग गई, उन आइडियाज़ को कर्ज देने की होड़ लग गई। अभी आंकड़ा देखिए अमेरिका के वेंचर डेट का मार्केट किस तरह से बढ़ा, आपके सामने चार्ट दिखाई देता है कि अमेरिका के 2020 के बाद अमेरिका के वेंचर डेट के मार्केट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी आई। अब अमेरिका में $32 अरब का वेंचर डेट मार्केट था और 3 साल में 17% की दर से यह बढ़ा। यानी स्टार्टअप्स को अब पूंजी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें कर्ज देने वाले लोग बाजार में मिल गए थे। यानी उनका आइडिया जिसको मुनाफा देना था, जिससे भविष्य में खड़ा होना था, उसे कर्ज मिलने लगा था। आंकड़े बताते हैं स्टार्टअप फंडिंग की। जब आंकड़े हमने खोजने की कोशिश की शुभम, तो एक चौंकाने वाली जानकारी आई। सिलिकॉन वैली बैंक दुनिया में स्टार्टअप डेट में या वेंचर डेट में सबसे बड़ा बैंक था और इसीलिए अधिकांश स्टार्टअप इसके ग्राहक होते थे। इसीलिए भारत के बैंकों का भी भारत के स्टार्टअप का एक्सपोजर भी सिलिकॉन वैली बैंक में था। ये केवल स्टार्टअप को ही कर्ज नहीं देता था, इसमें पूंजी लगाने वालों को कर्ज देता था और इसके बदले वो स्टार्टअप इसका इस्तेमाल अपनी पूंजी रखने में, अपने बाकी वित्तीय संचालनों के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और जैसा कि सामान्य किसी कारोबार में होता है। यही वजह है कि आप अगर जो बड़े नाम देखें, सर्किल, roku, ब्लॉकफाई, रॉबलेक्स, गिंको बायो, रॉकेट लैब, लेंडिंग क्लब जैसे तमाम स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के कारण मुश्किल में है, क्योंकि या तो उनके पैसे उसमें फंस गए हैं, या उनका जमा उसमें फंस गया है, या उनके ट्रांजैक्शंस रुके हुए हैं। भारत के स्टार्टअप्स का भी पैसा इसमें यह है, क्योंकि यहीं इसी बैंक में उनकी का डिपॉजिट था। बिल्कुल। बट सर, इस कर्ज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर बैंक को कर्ज देना पड़ा, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट थे तो वो पैसा देते रहते स्टार्टअप को, जैसे अभी दुनिया भर में दे रहे हैं, भारत में दे रहे हैं। इनको कर्ज देने की ज़रूरत पड़ी क्यों? हाँ, वेंचर डेट दुनिया में सबसे जोखिम भरा कर्ज माना जाता है। काफ़ी जोखिम भरा कर्ज है, क्योंकि इसमें एक तो स्टार्टअप को अपनी इक्विटी गिरवी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं होता दिखाने के लिए, तो उसको अपनी स्टार्टअप को अपनी इक्विटी सामने गिरवी रखनी पड़ती है। और इस कर्ज की दर बाजार से ऊंची होती है। बैंकर्स को इसमें बेहतर रिटर्न दिखाई पड़ता है। एक किस्म का फाइनेंस है जिसमें कि आप जोखिम के लिए पैसा लगा रहे हैं, चाहे पैसा वो आपने मार्केट से बारो किया हो या बैंक डिपॉजिटर से लिया हो, और ऐसी कंपनियों को आप कर्ज दे रहे हैं जिनके आकलन में फिलहाल मुनाफा नहीं दिखाई दे रहा है। चूंकि बैंक ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि बैंकों को सस्ती पूंजी मिल रही थी।
जब तक सस्ती पूंजी मिल रही थी, आपको 2% 1.5% पर अमेरिका में कर्ज मिल रहा है, और एक स्टार्टअप जो आपको 8 से 9% के रिटर्न की गारंटी दे रहा है, कर्ज दे रहा है, और उस कर्ज के लिए उसके पास भले ही मुनाफे नहीं हो, कारोबार का मॉडल नहीं हो, फिर भी वो एक बेहतर रिटर्न ऑफर करता था, और बैंक ऐसा कर रहे थे। इसको समझने के लिए देखिए, पिछले 2 साल में दुनिया में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तेज गिरावट आई। स्टार्टअप इन्वेस्टर किनारा करने लगे। 2022 में तो वेंचर कैपिटल्स का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में 21 महीने के लोएस्ट स्तर पर आ गया, जिसे हम बार बार चर्चा में बताते रहे। भारत में तो इसमें 30% की गिरावट आई। भारत में वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और निवेश आना खत्म हुआ। इसकी जगह आ गए कर्ज देने वाले। जैसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट बाहर हटे, सिलिकॉन वैली जैसे बैंक आ गए, जिन्होंने कहा कि स्टार्टअप को हम आपको कर्ज देते हैं, कोई बात नहीं, आपके आइडिया में हम कर्ज के तौर पर निवेश करते हैं, कैपिटल के तौर पर। बैंकों ने स्टार्टअप से हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी, उनकी इक्विटी लेनी शुरू कर दी, और इसके बदले उन्हें कर्ज देना शुरू कर दिया। पिछले साल यूरोप में स्टार्टअप में रिकॉर्ड कर्ज बढ़ा, और यहाँ तक कि बैंकों ने वेंचर डेट फंड बना लिए, जिस विशेष कर्ज फंड से पैसे दिए जाने लगे। अब आप डेट इन्वेस्टमेंट यूरोप में देखिए कि 2021 और 2022 की तुलना में 88 डील हुई, ये हमारे पास आंकड़ा है, और सबसे रिकॉर्ड डेट इन्वेस्टमेंट यूरोप में हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने के कारण बैंकों को में पूंजी आना, वेंचर कैपिटलिस्ट ने पूंजी लगाना बंद कर दिया था। और इसलिए जब सिलिकॉन वैली बैंक शुभम संकट में आया, तो सबसे पहले यूरोप की यूनिट संकट में आई, यूके की यूनिट संकट में आई, और HSBC ने उसको टेक ओवर करना पड़ा। ये दूसरा आंकड़ा देखिए, जो यूरोपियन स्टार्टअप्स में 2022 में वेंचर डेट फंडिंग करीब 50% से ऊपर पहुंच गई है। आपके सामने सर्किल में दिखाई दे रहा है। जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव डेट इन्वेस्टर्स थे, उसमें वेंचर डेट आ गए। सिलिकॉन वैली में यूरोप के सिलिकॉन वैली बैंक यूरोप के स्टार्टअप्स को कर्ज देने में सबसे आगे था, भारत के स्टार्टअप्स को कर्ज देने में सबसे आगे था। और यही वजह है कि इसे डूबते ही दुनिया के स्टार्टअप बाजार को जिसे सांप सूंघ गया। भारत में भी काफ़ी उथल पुथल मची, सरकार को स्टार्टअप्स को बुलाना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी। बाद में निकल कर ये आया कि भारत के स्टार्टअप भी उतने ही संकट में हैं जितने कि सिलिकॉन वैली के संकट में। ये देखिए, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 डेट इन्वेस्टर्स की सूची देखिए, तो उसमें सिटी बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक में 2 गुने का फ़र्क है। यानी जो दुनिया के बड़े बैंक हैं, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, सिटी या वो बैंक उतना जोखिम स्टार्टअप में फंडिंग में नहीं ले रहे थे जितना सिलिकॉन वैली बैंक अकेले ले रहा था, उन कारोबारों को कर्ज देने में जिन कारोबारों से पूंजी लगाने वाले लोग वापस निकल रहे थे। इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक सिलिकॉन वैली की समस्या है, तो आप गफलत में हैं। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। भारत दुनिया में वेंचर डेट का सबसे बड़ा बाजार बन रहा है, उभरते हुए बाजारों में। ये बात शायद आपको सुर्खियों में कहीं पता चली हो या आपकी निगाह से गुजर गई हो, और इसलिए सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से भारत में इतनी उथल पुथल और इतनी चुनौती दिखाई दी। स्टार्टअप में जब नई पूंजी नहीं आती, तो इसके संस्थापक, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो महंगे कर्ज की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने हाल में कुछ कंपनियों की तरफ से कर्ज जुटाने की कोशिशें देखी होंगी, खासतौर से बायजूस की चर्चा इस संदर्भ में आई थी। ट्राइफेक्टा और BCG की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 साल में भारत में वेंचर डेट, यानी घाटे वाले स्टार्टअप्स, नुकसान वाले स्टार्टअप्स का डेट कितनी तेज़ी से बढ़ा, ये चार्ट आपके सामने है। 22% की रफ्तार से भारत में, इंडिया में वेंचर डेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और अब $1 बिलियन के आसपास पहुंच गया। यानी भारत के स्टार्टअप्स को पूंजी नहीं मिल रही, वो सिलिकॉन वैली बैंकों से अब $1 अरब का आंकड़ा छू रहा है। और ये वो कर्ज है जिस कर्ज के कारण भारत के स्टार्टअप सिलिकॉन वैली के साथ, जैसे बैंक्स के साथ जुड़े थे। सिलिकॉन वैली तो सबसे बड़ा फाइनेंसर था, बाकी भी दुनिया के कई सारे बैंक हैं जो वेंचर डेट फंड के जरिए बढ़ोतरी के कर्ज देते हैं। और ये परिस्थिति है जिस परिस्थिति के कारण भारत में नज़ारा टेक जैसी ये तमाम कंपनियां बुरी तरह फंसी हुई हैं, और उनके पैसे वेंचर डेट में फंसे हुए हैं। सरकार भी बता रही कि $1 बिलियन रुपया, $1 बिलियन भारतीय स्टार्टअप्स का सिलिकॉन वैली में अकेले फंसा हुआ, और बाकी जो वेंचर डेट देने वाले और दूसरे बैंक हैं, उनके बारे में तो पता नहीं है। सर, अब आखिरी बात, जब ये बात निकली, अब ये SBI बैंक पे इतना संकट आया, अभी इसके असर आप कहाँ तक फैलते दिख रहे हैं? बात कितनी दूर तक जाती है आपको दिख रही है? दरअसल जब पिछले 2 साल में भारत में वेंचर डेट को लेकर बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट लिख रहे थे कि नहीं, कैपिटल गई तो कर्ज आ जाएगा, स्टार्टअप में जब पूंजी नहीं आएगी तो कर्ज कैसे आएगा, और उस कर्ज के बदले रिटर्न क्या दिया जाएगा, इस सवाल पर बहस नहीं होती थी। तब लोग दरअसल जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ और हार्मन मिस्की को भूल रहे थे, शुभम, क्योंकि हार्मन मिस्की और गाल्ब्रेथ इन्हीं तरीके की परिस्थितियों के बारे में बता गए थे।
बैंक उन कारोबारों को पैसा दे रहे थे जिनमें पूंजी लगाने वाले नहीं मिल रहे थे। जिन्होंने जब शेयर बाजार में अपनी पूंजी बेची तो उन्होंने जिस वैल्यूएशन पर अपना स्टॉक लिस्ट किया उस कीमत पर उनके निवेशक ही शेयर बेचकर वापस निकल गए और उसके बाद भारतीय शेयर बाजारों में उनके स्टॉक्स कभी ऊपर जाते नहीं दिखाई दिए नई न्यू इकोनॉमी के स्टॉक्स को लेकर। जब निवेशक ये मान रहे थे कि ये कंपनियां अपनी पूंजी लगाने के लायक नहीं हैं, तब बैंक आखिर इनको कर्ज क्यों दे रहे थे? जब इन्वेस्टर्स मान रहे थे कि उनकी सरप्लस पूंजी संभालने लायक ये कंपनियां नहीं बची, तब इन्हें कर्ज क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि और वो अपनी इक्विटी को नुकसान में बेचकर यहाँ से निकल रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक वो पैसा इनमें लगा रहे थे जो उन्होंने बॉन्ड के जरिए बाजार से उठाया था या डिपॉजिटर से जुटाया था। यानी बैंकों के पास तो पूंजी के दो ही स्रोत हैं, या तो वो डिपॉजिटर से पैसा जुटाते हैं या बॉन्ड के जरिए बाजार से लेकर आते हैं। तो यानी उन्होंने जो कर्ज लिया था उसी कर्ज को वो दुनिया के सबसे जोखिम भरे कारोबारों की तरफ ले जा रहे थे। अब यहाँ तक तो ठीक था जब निवेशक, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर गालब्रेथ के हिसाब से बेजल वाली जो व्यवस्था है उसमें सपनीले कारोबार में पैसा लगाते हैं। हमने शुरुआत में कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट इक्विटी है, हमारे पास या किसी के पास अतिरिक्त पैसा है जो उसने अपने कारोबार से जुटाया है, उस पर वो रिस्क ले सकता है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक बेजल था। यहाँ तक वो बेजल था जिसमें कृत्रिम कीमत बनाई जाती थी। एक बड़ा इन्वेस्टर आ जाता था, उस बड़े इन्वेस्टर के आते ही उसका वैल्यूएशन रिकॉर्ड पर पहुँचता था, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न बनना शुरू होते थे और फिर उस वैल्यूएशन को, उस कृत्रिम वैल्यूएशन को दिखाकर बाजार से बाकी पैसा लिया जाता था। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक तो बेजल था। लेकिन 2008 से पहले तक दुनिया के वित्तीय तंत्र को समझने की ज़्यादा कोशिशें नहीं की गई। 2008 के संकट से पहले, और महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम लोग विस्तार से कभी एक दूसरे उसमें भी बात करेंगे। 2008 से पहले माना जाता था, उदारीकरण हो चुका था, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी खुल चुकी थी, लेकिन ये माना जाता था कि दुनिया मांग आपूर्ति के गणित पर चलती है। कैपिटल चाहिए, बैंक कैपिटल देते हैं, कंपनियाँ उत्पादन करती हैं, लोग खपत करते हैं, उसके उत्पादन के आधार पर मांग के आधार पर उत्पादन होता है और उससे मुनाफे और कमाई होती है। मिन्स्की ने इस पूरी समझ को बदल दिया। मिन्स्की ने अपने रिसर्च से, अपने अध्ययन से ये बताया कि बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इस पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद इसलिए है क्योंकि उनके पास कैपिटल है, वो कैपिटल देते हैं, उनको कैपिटल देने के लिए तमाम तरीके के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक इस नई व्यवस्था की, जहां पर आप लंबे समय के लिए जोखिम लेकर कर्ज ले सकते हैं, वो ये सुविधा भी देते हैं, लेकिन वे इसी बाजार का सबसे बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क भी वो इस बाजार में ले रहे होते हैं। बैंक ऐसे धंधे में है जहां वो कुछ और नहीं करते, केवल कर्ज देकर कमाई करते हैं। तो वो आप अगर बैंकों की तुलना किसी साइकिल या स्कूटर बनाने वाली कंपनी से करें या किसी फूड सर्विसेज बनाने वाली कंपनी से करें, तो वो ये कोशिश करेगी कि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जाके उसके पास रिटर्न आए। तो बैंक भी कोशिश करते हैं कि उनका कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, जिससे कि उनको बेहतर रिटर्न आए और उनकी फंड की जो लागत है उससे लागत से ज़्यादा पैसा उन्हें मिले। और यही बैंकिंग का मॉडल मिन्स्की के हिसाब से दुनिया में संकटों की वजह बनता है। इसलिए वो नसीहतें भूल जाते हैं, बेधड़क कर्ज देना शुरू करते हैं, जोखिम का विशाल भंवर होता उसमें जाकर अपनी पूंजी डुबा देते हैं। और केंद्रीय बैंकर क्या करते हैं कि पूंजी को सस्ता करके ऐसा करने की छूट देते हैं। जब 1% 2% की इंटरेस्ट रेट है तो केंद्रीय बैंकर कहते हैं कि बैंकों से इस तरीके का पैसा दिया जाए। मिन्स्की के आने से पहले तक इस बात को माना जाता था कि खुली अर्थव्यवस्था अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेती है। ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान खुद निकाल लेता है, इसके लिए किसी के दखल की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ गिरेगी, दूसरी चीज़ खड़ी होगी, सही होगा। लेकिन उनका कहना यह था कि जहां बैंक केंद्र में होते हैं, जो इतने बड़े रिस्क पर बैठे होते हैं, जहां पीछे डिपॉजिटर्स का या बॉन्ड होल्डर्स का रिस्क है, वहां एक बड़ा झटका देखिए आने के बाद, तब देखिए कि क्या बैंकिंग सिस्टम उसको बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं। अगर एक बड़ा झटका ऐसा होता है तो वो पूरा बैंकिंग सिस्टम बिखर जाता है। और शुभम, वो झटका क्या होता है? वो झटका होता है कर्ज की दरें महंगी होना। बिल्कुल। जब तक कर्ज सस्ता, जब तक नोट छप रहे हैं, तब तक सब कुछ सुहाना है, सारे अच्छे दिन हैं। जिस दिन महंगाई आती है, जो कि आना ही होता है साइकिल में, ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं, तब हिलने लगते हैं पैर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के, इसके मध्यवर्ती सिस्टम के, इंटरमीडिएट सिस्टम के, जिसको हम बैंकिंग कहते हैं। और अगर वो झटका झेल ले जाए बैंक ना हिले, तभी समझ में आता है कि बैंकों के पास कितनी पूंजी है। मिन्स्की और गालब्रेथ जैसे इकोनॉमिस्ट थोड़े इकोनॉमिस्ट से अलग थे। वो गणितीय मॉडल पर काम नहीं करते थे, बड़ी संख्या और नंबर नहीं बताते थे। इसलिए मिन्स्की और गालब्रेथ की संभावनाओं को बेहतर ढंग से शायद नहीं समझा गया। बार बार जब कभी संकट आते तो उन्हें याद किया गया। लेकिन इस वक्त अब सारे लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद, सिलिकॉन वैली बैंक को तो डूब गया, फर्स्ट रिपब्लिक को
गोल्डमैन सैक्स और पूरी कंपनी, पूरे ग्रुप ने बचा लिया। HSBC ने सिलिकॉन वैली बैंक की यूके की सब्सिडियरी को बचा लिया। शायद इन बैंकों को थोड़ी बहुत पूंजी देकर बचा लिया जाएगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी तो इनके ऊपर असर पड़ेगा। इसमें से कितने बैंक बचेंगे, कितने डूबेंगे, इसके वक्त की बात है। लेकिन दुनिया में भविष्य की जो इकॉनमी है, जो फ्यूचर की इकॉनमी है, जिसे हम आज भी ये कहते चले आ रहे हैं कि सब, जिसके पास जो डिजिटल नहीं है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा, उसका कोई भविष्य नहीं, उस अर्थव्यवस्था को इस संकट के बाद निवेशक तो मिलने नहीं, कर्ज भी नहीं मिलेगा। और बैंक क्यों कर्ज देने लगेंगे इन कंपनियों को, जिन कंपनियों में उनके पूंजी निवेशक उससे किनारा कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक छोटा है, पर इसके डूबने इसके डूबने के असर बड़े गहरे हैं। मिन्स्की ने जो अपनी भविष्यवाणियाँ की थी, जो अपनी एनालिसिस दी थी, उस हिसाब से उनकी तरफ से वो ही कहते, उसको बाद में लोगों ने मिन्स्की मूवमेंट कहा था। यानी जब चीज़ें एकदम बिखर जाती हैं और बैंकिंग संकट के बीच में चीज़ें पहुंच जाती हैं तो उसे दुनिया के लोग बाद में मिन्स्की मूवमेंट कहते हैं। तो दुनिया के बैंकों का मिन्स्की मूवमेंट आया कि नहीं आया कहना मुश्किल है, क्योंकि 2008 के बाद बैंकों की मदद के तमाम तरीके आ गए, पर स्टार्टअप का, न्यू इकॉनमी का ये मिन्स्की मूवमेंट ज़रूर आ गया है। और इसलिए आपको स्टार्टअप या न्यू इकॉनमी में जॉब्स में इतनी कटौती आने वाले समय में दिखाई दे रही। लाख कोई कहे, लेकिन अब शायद ही अगले 2-3 साल 4 साल बाद में बैंक अपनी नसीहतें भूल जाएं और फिर पैसा देने लगें, पर अगले 2-3-4 साल तो बैंक से स्टार्टअप को कर्ज देने के, वेंचर डेट में उंगलियां जलाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसलिए वो बात जो दुष्यंत का शेर याद आता है कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था हमेशा ऐसे खतरों की तरफ ले चली जाती है, लेके पूरी दुनिया के बैंक, भारत के भी बैंक उसमें शामिल हैं, ऐसे खतरों की तरफ लेकर चले जाते हैं। हमने भारत में बैंकों के बेल आउट देखे हैं, इस बैंक का बेल आउट हमारे सामने था। ऐसे खतरे की तरफ लेकर चले जाते हैं जिसमें कि दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान होता है निवेशकों की वेल्थ का, संपत्ति का। तो वही हो रहा था सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। वो दुष्यंत का शेर है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी कि SVB बैंक में दरअसल हुआ क्या था, क्यों हुआ था और इसका असर आने वाले दिनों में कहां तक देखने को मिल सकता है। सर, अब सवाल जवाबों की बारी। पहला सवाल सुनील कुमार गर्ग जी का है। वो ये कह रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज़ के प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फिर भारत के किसानों को इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? एग्री कमोडिटीज़ के प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। उसके एक तो भारत कृषि कमोडिटीज़ के निर्यात में बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे भारत में सरकार की हमेशा एक दुविधा है कि वो किसानों के फ़ायदे की सोचे, उपभोक्ताओं के फ़ायदे की सोचे। किसान भी उपभोक्ता है, क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने के कारण सरकारें निर्यात भी रोक देती हैं। यहाँ तक कि गेहूँ की कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो सरकार ने ओपन मार्केट में सेल की महंगाई को रोकने के लिए। भारत की कृषि नीति हमेशा 2 ध्रुवों के बीच हमेशा खींची रहती है, किसान को बेहतर कमाई हो या उपभोक्ता को सस्ता सामान मिले। इनके बीच की का जो संतुलन है वो बनता नहीं दिखता। पिछले कई साल हो गए, दशक हो गए, पर सरकारें इस संतुलन को नहीं बना पाती। किसानों को ज़्यादा कमाई करने के लिए आपको उनके सामान की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य उत्पाद दिलाने के लिए टैक्स कम रखने पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। इसलिए आपको दिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ती भी हैं, पर भारतीय किसानों को की कमाई में उससे कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती है। अगला सवाल सर कैलाश जी का। वो कह रहे हैं क्या केंद्र और राज्य सरकार के बजट जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार हैं? सरकार पैसा कहां से लाएगी? अभी तो नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेके का असर इकोनॉमिकली क्या होगा इसका तो कोई सरकारी अध्ययन भी हमारे पास उपलब्ध नहीं। जो आकलन हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से आते हैं, जो हमने आपको बताए हैं। भारत में किसी आधिकारिक रिपोर्ट में या सरकार की व्यवस्था में हमें पता नहीं चला कि हाल फिलहाल में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण या जो जोशीमठ की क्राइसिस थी या बाढ़ की क्राइसिस थी उससे कितने नुकसान हुए और भविष्य में उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक टैक्स की बात है, सरकारें टैक्स लगाने में तो सबसे आगे हैं, किसी भी चीज़ के लिए टैक्स लगा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कृषि के ढांचे में बदलाव हो रहे हैं वहाँ बहुत सारा निवेश अब एडवांस में भविष्य के हिसाब से प्राग्मेटिज्म के आधार पर करना पड़ेगा। सबने पिछली बार बताया था नए अनाज भंडार बनाने पड़ेंगे, जो रिस्क की बात है। हमने बताया था कि नए तरीके की फसलों पर काम करना पड़ेगा, किस्मों पर काम करना पड़ेगा जो मौसम के हिसाब से बेहतर हो। इस तरफ अभी सोचा नहीं गया। अभी क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ
फैशनेबल चर्चाओं में तो बहुत ज़्यादा है, पर वो इकोनॉमिक चर्चाओं में, आर्थिक चर्चाओं में, टैक्सेशन की चर्चाओं में, फिस्कल मामलों में, बैंकिंग की व्यवस्थाओं के भीतर नहीं उतर कर आया। क्योंकि शुभम अगर ये उतर कर आया होता तो भारत में कम से कम इतना तो हो चुका होता कि जनरल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ गया होता। भारत में अगर आप जनरल इंश्योरेंस या साधारण बीमा का की पहुंच देख लें तो भारत में अधिकांश लोग जिन्हें पता है कि बाढ़, मौसम, आग से उनका नुकसान हो सकता है, वो जनरल इंश्योरेंस भी नहीं कराते हैं, यानी उसकी जागरूकता भी न्यूनतम है। अगली चीज़ पर चलते हैं सर, वो है ब्रेकिंग न्यूज़ आज की, इनकम की बात। यहाँ क्या खास है? हाँ, इस बार हम लोग इनकम की बात में मनी एक नया शो लेकर आ रहा है अगले सप्ताह से। और इस शो का नाम है मनी मॉन्क। आप पैसे का ध्यान रखिए, पैसा आपका ध्यान रखेगा। सीखिए पैसे की साधना। मनी मॉन्क जल्द आ रहा है सिर्फ मनी 9 पर। हम पहली बार भारत के सबसे प्रमुख और बड़े निवेश गुरुओं को, म्यूचुअल फंड बाजार के विशेषज्ञों को, बीमा बाजार के विशेषज्ञों से खास बातचीत लेकर आ रहे हैं। एक विशेष शो जिसमें हम सीधे उनसे 2 टूक सवालों पर बात करेंगे और उनके जवाब आपको मिलेंगे। इस शो की पहली किस्त शुभम अगले हफ्ते से शुरू होगी। सर, कुछ और लोग भी दिखेंगे या केवल दिग्गज दिखेंगे? कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पैसे की दुनिया को दूर से देखते समझते हैं या जिनको हम पैसे की दुनिया के लिए नहीं जानते हैं? इसे हम थोड़ा रहस्य रखते हैं, क्योंकि मनी मॉन्क में केवल मनी मैनेजर्स या मनी गुरुज भी नहीं होंगे, बल्कि कुछ और भी लोग होंगे मनी मॉन्क्स में, जो दरअसल पैसा कमाते तो हैं, पैसा कमाने की सूची में तो बहुत ज़्यादा है, पर हमें जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैसे को देखते समझते कैसे हैं, पैसे को लेकर उनका नज़रिया क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर शुरुआत हम पहले करेंगे उन लोगों से जिनकी सलाहें आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी बचत के लिए, आपकी कमाई और खपत के लिए ज़रूरी है। भूलिएगा मत, मनी 9 के ऐप पर अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है मनी मॉन्क। तो मनी मॉन्क के जरिए कोशिश होगी पैसे को साधने की कला आपको सिखाने की। अब तक के शोज आपको मनी 9 के सिखाते थे पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, पैसा बचाना, पैसा निवेश करना। अब आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आप समझेंगे पैसे को साधना मनी मॉन्क्स के साथ। आगे बढ़ते सर, वेब सीरीज़। हाँ, इस बार की वेब सीरीज़ इंटरेस्टिंग है। जो लोग अमेरिकन टीवी देखते हैं या अमेरिकन कॉमेडीज को फॉलो करते हैं, उन्हें एक कॉमेडियन के बारे में पता होगा, उनके शो भी देखते होंगे। एडम कॉनोवर का एक बहुत फेमस शो है जिसको काफ़ी लोग चर्चा करते हैं। शो का नाम था एडम रूइंस एवरीथिंग। एडम कॉनोवर ने एक बहुत दिलचस्प सीरीज़ की है नेटफ्लिक्स के ऊपर, द जी वर्ड मतलब द गवर्नमेंट वर्ड। सरकार क्या करती है, इतनी बड़ी सरकार की हमको ज़रूरत है या नहीं है, उसका क्या फ़ायदा या क्या लाभ है। हालांकि ये पूरी सीरीज़ अमेरिकन सरकार के संदर्भ में बनी है, पर ये बेहद दिलचस्प सीरीज़ है आपके जानने के लिए। इसके पहले एपिसोड के इंट्रोडक्शन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है, जो एडम कॉनोवर के साथ सरकार की ज़रूरत हमें क्यों है, सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है, इसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप सरकारों के कामकाज को थोड़े अच्छे मज़ाहिया ढंग से, थोड़े हास्य और व्यंग्य हल्के फुल्के ढंग से समझना चाहते हैं कि सरकारें क्या कितना बड़ा करती हैं और उसके लिए वो क्या क्या करती हैं, तो आपके लिए देखने लायक शब्द है द जी वर्ड विद एडम कॉनोवर। चलिए, तो ये हो गई वेब सीरीज़ के। अब सर चलते चलते आखिरी बात आप बता दीजिए, किस्सों का सिक्का इस बार क्यों नहीं आया? इस बार किस्सों का सिक्का नहीं हो पाया, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हम लोग पूरे हफ्ते मनी 9 के कॉन्क्लेव में बिजी रहे थे, फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में। लेकिन अगले सप्ताह किस्सों का सिक्का ज़रूर आएगा। हालांकि हम तैयारी में थे, प्रयास में थे, कोशिश में थे, लेकिन वो नहीं हो पाया है। अगले सप्ताह से किस्सों का सिक्का फिर नियमित रूप से आपको मिलेगा। चलिए, तो अगले हफ्ते आपको किस्सों का सिक्का और रोचक और बेहतर मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।